HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 37 होगी। पिछले 36 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है तो आप सीधा हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कुछ एक चेंजेस हाल ही में हुए हैं TGT परीक्षा को लेकर के, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लगातार अपडेट्स को देखते रहें कि जो भी बदलाव हो रहे हैं या उनमें तिथियां जो हैं ये आगे ले जाई जा रही हैं या फिर नज़दीक। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना। हालांकि इन वीडियोस को अगर हम क्लासेस कहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ये कहना, क्योंकि दोस्तों ये एक टेस्ट है। ठीक है, पिछले 5 महीनों में, 1 साल में, 1 महीने में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको चेक करने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो अच्छे से खुद अटैम्प्ट करो हर एक क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं। बाकी अगर स्टडी आपको करनी हो तो पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के अब ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर 1 महीने से भी कम समय है तो क्या इसमें पेड क्रैश कोर्स अच्छा रहेगा। दोस्तों, अंतिम 1 सप्ताह जो होता है ये गोल्डन टाइम होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। 1 सप्ताह में अगर आप अच्छे से दिन रात एक करके पढ़ लो तो दोस्तों आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा जो भी आप मार्क्स गेन करेंगे। तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स रहेगा इसमें आपको टू द पॉइंट सब कुछ मिलेगा। MCQs काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे इस क्रैश कोर्स के, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा एंड सो ऑन, अधिक जानकारी के लिए ज़रूर संपर्क करें। निम्नलिखित में से किस देश में फांसीवाद की उत्पत्ति हुई थी? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और फांसीवाद एक देश में यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी फेमस हुआ था और इसका ओरिजिनेशन हुआ था दोस्तों इटली से। और ये मुख्य रूप से हमें देखने को मिला था दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 में, और आगे जाके फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। सरकार के किस अंग में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं? यह भी काफ़ी सिंपल है दोस्तों, अगर इसका आंसर आप नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। विधानमंडल। अब दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, मीडिया जो है इसको बोला जाता है चौथा स्तंभ। जो भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लेजिस्लेचर, विधानमंडल, आप खुद चुनते हैं आपका नेता कौन होना चाहिए। हालांकि आज के समय में नेता कोई भी ऐसा चुना जाता है जो कि काफ़ी उसकी इमेज खराब होती है, फिर भी लोग उसको ही वोट देते हैं। जुडिशरी की बात करूं तो न्यायतंत्र, आपको इसके संदर्भ में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या हो चुकी है इस समय। पहले 31 थी, अब यहाँ पे 33 नॉर्मल जजेस हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोलॉजी किस प्रकार का विज्ञान है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको पता होना चाहिए कि सिस्मोलॉजी से क्या चीज़ हम देखते हैं। और लॉजी जो है दोस्तों ये इसका मीनिंग होता है स्टडी। ठीक है, सिस्मो मतलब जो भी भूकंप से संबंधित गतिविधियां होती हैं, तो बी इज़ राइट आंसर, आपको ये अच्छे से देखना है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशजों को क्या कहा जाता है? अब दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि डच कौन होते हैं। तो डच लोग जो हैं दोस्तों हॉलैंड, नीदरलैंड्स, यानी कि ये भी एक समय था तो हिस्सा थे किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, तो नीदरलैंड्स या फिर हॉलैंड्स के लोगों को डच लोग बोला जाता है। और पोर्तुगीज़, आपको पता ही है, पुर्तगाली लोग काफ़ी समय तक गोवा में रहे, तो लाजमी है इन्होंने श्रीलंका के कुछ हिस्सों के ऊपर भी कब्जा करके रखा हुआ था। तो अब जो लोग रह गए हैं वहाँ पे, इनके वंशज, उन्हें बोला जाता है दोस्तों वर्गर।
यानी कि नगरवासी। तो इसको भी देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं सोच लेते हैं कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया है यही जनक है भारत में डाक विभाग का। नहीं, डाक विभाग का जो जनक है दोस्तों भारत में, वो कौन है? वैरेन हेस्टिंग्स। इसके टाइम में स्टार्टिंग हुई थी इन सभी चीज़ों की जो डाक से संबंधित हैं। लेकिन डाक टिकट पहली बार जारी की थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और ये दोस्तों 1854 ईस्वी की बात है जब लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी करवाई थी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद रखना है, हड़प नीति, जिससे ये होता था कि अगर कोई राजा है उसका पुत्र नहीं है आगे, अगर वो गोद भी लेता है किसी पुत्र को तो भी उसका वंश खत्म हो जाएगा, सारा राज्य जो है उसका अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रहे अभी तक वाइसरॉय कोई नहीं बना है, तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी इसके समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम करती थी। उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कल हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस किया था और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, और साथ में ये कमेंट करना कि इसकी स्थापना किसने की थी। मैं काफ़ी खुश हूँ दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स देख के आपने काफ़ी कुछ बताया आर्य समाज के बारे में, संस्थापक के बारे में, तिथि के बारे में यानी कि ईयर के बारे में। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप सभी, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो दोस्तों, परवाह मत करो सफलता मिल रही है आपको या फिर असफलता। अगर सफलता मिल रही है तो आगे बढ़ते रहो, अगर असफलता मिल रही है तो भी आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती और 1875 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। और आज इसका क्वेश्चन ये कमेंट कर दो कि किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप इसका आंसर करोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी सिंपल आंसर है दोस्तों, 1885 ईस्वी में जो पहला सत्र या फिर अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाना, वहाँ पे देखना 2 या 3 क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आते हैं। चाहे मैं सार्क की बात करूं, चाहे मैं बात करूं नाटो की, चाहे मैं बात करूं ब्रिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे एक संगठन है बिमस्टैक, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है और इसकी फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिमस्टैक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 4 ऑप्शंस में से एक कंट्री जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, तो वही आपको फाइंड आउट करनी है। और उद्देश्य आपको बता दूं, बेसिकली सार्क पहले हुआ करता था, तो उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी कुछ ऐसा घटित हुआ कि सार्क जो है ये संगठन बिल्कुल निरस्त हो गया, काम का नहीं रहा। तो भारत ने सोचा क्यों ना जो बाकी देश हैं पड़ोसी उनको भी साथ में लिया जाए और बिमस्टैक की शुरुआत कर दी। तो पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, अगर हिस्सा होता तो सार्क क्यों फिर निरस्त करता इंडिया। तो इस तरीके से आपको देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है बिमस्टैक से रिलेटेड कि इसमें कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, 7 हो गए। सार्क में कितने हैं? 8। तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने किस जगह भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन बच्चे बच्चे को पता होगा कि 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों स्थान आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो कमेटी थी, तो सबसे पहले तो आपको
इस जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, वर्धा। ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1942 में ये देखने को मिला। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी भारत में शासन चल रहा है ब्रिटिश, तो उसको उखाड़ फेंकना, ये इसका उद्देश्य था, क्योंकि काफ़ी तंग आ चुके थे भारतीयों। और विश्व युद्ध 2 जो था उसमें ब्रिटेन की काफ़ी हालत खस्ता हो चुकी थी, तो अब भारतीयों ने सोचा इनका अंत करना है भारत से। और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यानी कि ये प्रस्ताव था, शुरुआत की इस कमेटी ने, और जगह वर्धा। और इस जगह को अगस्त क्रांति मैदान भी बोला जाता है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं उनको बताना भूल जाता हूँ डेली, ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चली है टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन के साथ अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं 2-3 उन्हें भी कवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतने क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं और करेंगे भी आगे, कि दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बाकी अगर पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लोगे तब तो फिर कोई चांसेस हैं ही नहीं कि कोई आपका ऐसा फैक्ट छूटेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के नेता थे, तो एक आंदोलन हुआ था या फिर सत्याग्रह में बात करूं, काफ़ी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था वल्लभ भाई पटेल ने, और इन्हें सरदार का नाम भी यहीं पे मिल गया था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पहले सरदार नहीं बोला जाता था इन्हें वल्लभ भाई पटेल ही बोला जाता था। लेकिन दोस्तों बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में, तो इसमें ये जो बारदोली सत्याग्रह था इसकी महिलाएं जिन्होंने इसमें भाग लिया था उन्होंने सरदार की उपाधि दे दी थी वल्लभ भाई पटेल को। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी इन्हें सरदार बोल दिया। फिर तो दोस्तों लाजमी था कि इन्हें सरदार ही बोला जाएगा। तो इन चीज़ों को देखो। बात है 1873-74 की। दोस्तों होता क्या था, ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो यहाँ पे यानी कि भारत में अकाल आते थे, सूखा, बाढ़, पता नहीं क्या क्या, हैजा। तो होता क्या था, करोड़ों लोग ऐसे ही मर जाते थे, कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन एक वायसरॉय ऐसा था जिसने दोस्तों समय पर कार्रवाई कर दी थी और ये खतरा टल गया था। तो इसलिए इतिहास में इस वायसरॉय का नाम लिखा हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 1873-74 में बिहार और बंगाल में अकाल किसकी समयबद्ध कार्रवाई से टल गया था? तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का वो है नॉर्थ बुक। तो सी इज राइट आंसर। गोपनीयता का अधिकार डैश के अंतर्गत आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, आज के समय में आप मोबाइल फ़ोन रखते हैं, कोई भी ऐसा सरकारी व्यक्ति या फिर पुलिस वाला कभी भी नहीं आ सकता कि अपना मोबाइल दिखाओ, हमने चेक करना है कि आप क्या करते हो या क्या नहीं। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गोपनीयता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है। और ये ऐसे ही नहीं है, बाकायदा संविधान में लिखी गई है। और जो चीज़ें लिखी जाती हैं, कानून बना हुआ है, उसको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन ये बनता है किस अनुच्छेद में ये चीज़ आती है, राइट टू प्राइवेसी। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या आपकी मर्जी है, बताओ या ना बताओ किसी को। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 जो है ये आपको बचाता है जो इमरजेंसी लगती है उसमें भी, यानी कि इसमें जीने का अधिकार होता है हर व्यक्ति को, उसे कोई मार नहीं सकता। तो ये चीज़ें भी देखो अच्छे से। और भाग 3 जो है दोस्तों मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से किसे श्वेत जल के रूप में जाना जाता है? इंग्लिश में बात करूँ तो वाइट वाटर, ये एक स्थान है इंडिया में। तो ये स्थान कौन सा है दोस्तों? ये स्थान है सियाचिन। सियाचिन जो हिमनद है या फिर ये क्षेत्र है, इसमें दोस्तों विवाद रहता है भारत और पाकिस्तान का। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इसको भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के डैश में कमी के साथ हवा की गति में वृद्धि होती है? तो दोस्तों जब भी तापमान आप देखते हैं
अगर मैं बात करूं टेम्परेचर जब आप देखते हैं या फिर मौसम मोबाइल में, तो देखना वहाँ पे प्रेशर भी होता है, वहाँ पे विंड स्पीड भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है। तो कभी चेक करना, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो दोस्तों विंड स्पीड कम होती है, और ह्यूमिडिटी तो ये डिपेंड करता है कि बरसात है या फिर सर्दियाँ हैं या फिर जो भी है। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, जो स्पीड है हवा की वो कम हो जाती है, और जैसे जैसे प्रेशर जो है वो कम होता है तो गति जो है हवा की वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये कंसेप्ट है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, रटने वाली कोई बात नहीं होती। इंदिरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी भूमिका क्या है, क्यों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। तो इंदिरा पॉइंट जो है इसका दूसरा नाम पूछा गया है कि अन्य किन नामों से इसे जाना जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसका नाम जो है पार्सन पॉइंट है, ला है चिंग इसका नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इंदिरा पॉइंट। अब ये है कहाँ पे, क्वेश्चन ये बनता है तो अंडमान निकोबार, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों अगर ये हमारा प्यारा भारत है समझ लो, और ये है अंडमान निकोबार, तो ये सबसे निचला जो इसका पॉइंट है अंडमान निकोबार का, इसको ही बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। तो ये भारत का सबसे निचला हिस्सा है, दक्षिणतम हिस्सा। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे बाएं तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ कौन है, दाएं यानी कि पूर्व की तरफ कौन है, नीचे की तरफ कौन है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना। कलकत्ता के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आप कह सकते हैं एम्प्लॉय थे ये, और इन्होंने दोस्तों कलकत्ता की स्थापना की थी, क्योंकि कलकत्ता जो है नाम से ही पता चल रहा है कैलकटा, तो ये अंग्रेज ने ही नाम दिया था और स्थापना की थी। तो नाम क्या है, जॉब चार्नक, ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा। सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में जो सिविल सेवा है उसका जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर देते हैं बड़ी आसानी से, कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन में घुमाया गया है यहाँ पे, सिंपली बोलने का मतलब इनका यही है। तो इस तरीके से देखो, और बाकी जो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे ही दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस किसी इंडियन के लिए आराम से स्टार्ट हो गई उसमें सेलेक्ट होना, हालांकि आराम से सिलेक्ट होना उस समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 2020 में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना सबसे टफ चीज़ है, तो जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो सोचिए उस समय कितना टफ होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। लेकिन भारत में बुद्धिमान व्यक्तियों की और मेहनती लोगों की कमी नहीं थी शुरू से ही। तो एक व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, SN टैगोर। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1862 में इस परीक्षा को क्रैक कर दिया। इतनी कम उम्र थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो नहीं किया था, इसलिए इनको इस पद के लिए नहीं चुना गया। लेकिन दोस्तों बंदे को कॉन्फिडेंस था, खुद के ऊपर विश्वास था। 1863 में जैसे ही इनकी उम्र पूरी हुई फिर से क्रैक कर दिया। तो इस तरीके के व्यक्ति रहे हैं भारत में, बस आपको उनके ऊपर गर्व करना है और अच्छे रास्ते पर जाना है, ना कि गलत रास्ते पर। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद आधिकारिक अधिनियम के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन बड़ा घुमाया गया है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपसे बात करूं, राष्ट्रपति के ऊपर कोई केस नहीं दर्ज कर सकता, ना ही गवर्नर के ऊपर कोई केस दर्ज कर सकता। तो ये टोटली इसको बोला जाता है पर्सनल इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। तो इसके लिए एक अनुच्छेद है दोस्तों जो कि ऐसा प्रावधान करता है, ये अनुच्छेद है 361, इसलिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखना।
तो इसके बाद आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ इस बात को चर्चा में ला सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट किसी का सपोज करो खून भी करता है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट की गाड़ी किसी की हत्या करती है तो भी उसके ऊपर केस नहीं लग सकता, चाहे मैं गवर्नर की बात करूं या फिर प्रेसिडेंट की। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से देख लेना। दुनिया की सबसे गहरी झील डैश में है। तो दोस्तों ये कौन सी झील है और कहाँ है ये भी आपको बता दूंगा। हालांकि 2 या 3 कंट्रीज़ को ये रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि इस झील का नाम क्या है। बैकाल झील इसे बोला जाता है, सबसे गहरी डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। साइबेरिया में है। साइबेरिया मतलब रशिया, और मंगोलिया का कुछ एक हिस्सा भी इसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। दोस्तों अगर चार्ज है, किसी में भी करंट है, किसी चीज़ में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और उस करंट को पृथ्वी में भेजना है, यानी कि ज़मीन में भेजना है। कभी ऐसा करना, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, रटाने की कोशिश नहीं करूंगा। बिजली के खंभे होते हैं, आप सभी के आसपास होंगे ही होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ एक प्रावधान ऐसे किए जाते हैं, साइड में ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई गई होंगी और वहाँ पे ज़मीन से होकर के तारें भी होंगी उनमें, ठीक है। तो ये अर्थिंग होती है, इसे अर्थिंग बोला जाता है। और जो बिजली की तारें होती हैं उनमें एक तार अर्थिंग की भी होती है, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन पृथ्वी से दिया रहता है, धरती का। तो इस चीज़ को समझो ज़रा। बाकी इस वीडियो की PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर लेना। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज की जानकारी आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसमें आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।